हेलो बच्चों, नमस्कार। जय पीडब्ल्यू। सभी फ्यूचर डॉक्टर्स को मेरा सलाम। क्या हाल चाल बच्चे? मैं आपका सुनील कुमार यादव, स्काई सर, हाजिर हूं आपके सामने लेकर एक बड़ा प्यारा सा छोटा सा चैप्टर जो कि 12th क्लास का चैप्टर है, दैट इज एनिमल हस्बेंड्री वाला पोर्शन। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले दोस्तों एनिमल हस्बेंड्री वाले पोर्शन के बारे में। सवाल था सर, आप ये बताइए कि इस एनिमल हस्बेंड्री की हमें क्या जरूरत थी। बच्चे, आपको पता है कि लगातार दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है। जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड ऑफ फूड मटेरियल भी लगातार बढ़ रही है। अब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन उस रेस्पेक्ट में फूड रिसोर्सेज अपने पास नहीं बढ़ रहे। तो हमारे लिए यह बेहद जरूरी है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन का पेट भरना है तो हमें किसी भी तरीके से फूड मटेरियल वाले जो रिसोर्सेज थे उनको बढ़ाना पड़ेगा। और फूड मटेरियल को बढ़ाने के लिए हम किस किस अप्रोच पे काम कर रहे हैं? हम प्लांट ब्रीडिंग वाली अप्रोच पे काम कर रहे हैं, हम एनिमल हस्बेंड्री वाली अप्रोच पे काम कर रहे हैं, हम टिश्यू कल्चर पे काम कर रहे हैं, एंड हम लोग एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। तो उन्हीं में से अपन एक के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज एनिमल हस्बेंड्री, जिसका मुख्य उद्देश्य था वो था प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को इंप्रूव करना। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सर ये एनिमल हस्बेंड्री है, ये एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या है? बेटा, एनिमल हस्बेंड्री एक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है जिसमें हम 3 काम करते हैं। पहला काम कि जो एनिमल्स हैं उनकी रियरिंग करते हैं, हम उनकी देखभाल करते हैं, केयर करते हैं। दूसरा, एनिमल्स के बीच ब्रीडिंग करवाते हैं ताकि हम लाइव स्टॉक को बढ़ा सके। अब सवाल था सर, तो इसका मतलब यह हुआ कि एनिमल ब्रीडिंग एक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है जिसमें एनिमल की रियरिंग, उनके बीच ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक, ये काम अपन करते हैं। हमने कहा बिल्कुल यही करते हैं। सवाल था कि सर यहां लाइव स्टॉक का क्या मतलब है? बेटा, लाइव स्टॉक जो था वो लाइव स्टॉक का मतलब है कि जब हम एनिमल्स की रियरिंग करते हैं, एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन करते हैं फॉर बेनिफिट्स, तो ऐसे एनिमल जिनका डोमेस्टिकेशन ह्यूमन बेनिफिट्स के लिए किया जाता है उन्हें बोलते हैं लाइव स्टॉक्स। अब आपको बता दूं कि दुनिया के 2 बहुत बड़े बड़े से कंट्री, एक अपना इंडिया और दूसरा चाइना, जिसका एक का पॉपुलेशन में फर्स्ट पोजीशन और दूसरे की सेकंड पॉपुलेशन। अगर इन दोनों कंट्रीज को देखें तो इन दोनों कंट्रीज के पास पूरी दुनिया के लाइव स्टॉक का मोर देन 70% लाइव स्टॉक किनके पास है? वो अपने पास है इंडिया एंड चाइना के पास। इंडिया एंड चाइना के पास दुनिया के लाइव स्टॉक का मोर देन 70% तो लाइव स्टॉक है, लेकिन दुनिया की प्रोडक्टिविटी में इनका कंट्रीब्यूशन बच्चों ओनली 25% है। सवाल था सर, इंडिया एंड चाइना के पास इतना ज्यादा लाइव स्टॉक होने के बाद भी प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूशन, जो वर्ल्ड की फार्म प्रोडक्टिविटी है उसमें कंट्रीब्यूशन इतना कम क्यों, 25% क्यों? हम कहेंगे भैया उसकी एक सीधी सी वजह है कि जो इनके पास कैटल्स है उन कैटल्स की अच्छी क्वालिटी नहीं है, या गुड ब्रीड, अच्छी ब्रीड के कैटल इनके पास नहीं है। अरे जब अच्छी ब्रीड के कैटल नहीं है तो हर एक कैटल की प्रोडक्टिविटी जो है वो है कम। इसी वजह से वर्ल्ड की टोटल प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूशन है कम, जो कितना है? ओनली 25%। सवाल था तो सर अगर हमें इनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अरे यार, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है तो हमें क्वालिटी ऑफ कैटल्स, दैट इज ब्रीड ऑफ कैटल्स जो थी वो इंप्रूव करनी पड़ेगी। हमें अच्छी ब्रीड के कैटल्स तैयार करने पड़ेंगे, ऐसी काऊ, ऐसी बैफेलो तैयार करनी पड़ेगी जो बहुत ज्यादा मिल्क दे, मिल्क की क्वालिटी बहुत अच्छी हो, दैट इज न्यूट्रिएंट्स वैल्यू बहुत अच्छी हो, और कैटल में डिजीज रेजिस्टेंस भी खूब सारा हो। ऐसे कैटल्स हमें तैयार करना पड़ेंगे। और इसी क्रम में हम लोगों ने क्या काम किया? हम कर रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड फार्म एनिमल्स। हम फार्म एनिमल्स एंड फार्म का क्या कर रहे हैं? मैनेजमेंट, जिसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डेयरी फार्म मैनेजमेंट। डेयरी फार्म मैनेजमेंट में क्या हुआ बेटा? डेयरी फार्म मैनेजमेंट में हम कर रहे हैं डेयरिंग कर रहे हैं। बोलो डेयरिंग में क्या होता है? डेयरिंग में एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन होता है, वो होता है फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट मतलब कर्ड ले लिया, पनीर ले लिया, चीज ले लिया, मावा ले लिया, उन सारी चीजों के लिए एंड मिल्क के लिए हम एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन कर रहे हैं, उन्हें पाल रहे हैं। चले, अब सवाल था सर ये तो मतलब बताया आपने डेयरिंग का। अगर कोई कहे कि डेयरी फार्म मैनेजमेंट जो था उसमें होता क्या है? बेटा, डेयरी फार्म मैनेजमेंट में कुछ नई टेक्निक्स यूज की जाती है, कुछ नए प्रोसेसेस यूज किए जाते हैं जिसके थ्रू हम
प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सके, दैट इज इंक्रीज यील्ड, दैट इज प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सके एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और मिल्क, और जिसमें पहला तो प्रोडक्टिविटी ऑफ मिल्क को बढ़ा सके एंड दूसरा क्वालिटी ऑफ मिल्क को क्या कर सके, इंप्रूव कर सके, अच्छी क्वालिटी का, अच्छी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू वाला मिल्क प्रोड्यूस कर सके। यही काम होता है किसमें, डेयरी फार्म मैनेजमेंट में। सवाल था सर डेयरी फार्म मैनेजमेंट के अलावा भी क्या कोई और फार्म मैनेजमेंट है? हाँ, एनसीईआरटी ने एक और के बारे में बात की, दैट इज पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। सवाल था सर सबसे पहले ये बताइए कि पोल्ट्री का मतलब क्या है? बेटा पोल्ट्री वर्ड का एक कॉमन मतलब है, वो कॉमन मतलब है डोमेस्टिकेशन ऑफ बर्ड्स फॉर मीट। बेटा मीट के लिए बर्ड्स को पालना, डोमेस्टिकेशन ऑफ बर्ड्स फॉर मीट, ये अपने पास एक पोल्ट्री वर्ड का एक कॉमन मतलब है। अगर पूछे सर अगर हमें पोल्ट्री को डिफाइन करना हो तो क्या करें? पोल्ट्री को डिफाइन करना हो तो भी हम कह सकते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ बर्ड्स फॉर मीट एंड एग्स, इसलिए हमने उसको क्या बोल दिया, पोल्ट्री। तो पोल्ट्री का मतलब क्या बोला, डोमेस्टिकेशन ऑफ बर्ड्स फॉर मीट एंड देयर एग्स, तो इसी को हम क्या बोल देते, पोल्ट्री, लेकिन मेनली किसके लिए, मीट के लिए। अब सवाल था सर आप बताइए अगर पोल्ट्री फार्म हम खोलते हैं तो उसमें कौन कौन से बर्ड्स का डोमेस्टिकेशन कर सकते हैं? भैया पोल्ट्री फार्म में चिकन का डोमेस्टिकेशन किया जा सकता है, डक्स का किया जा सकता है, टर्की का किया जा सकता है, आजकल गीज का भी करते हैं। ये वो बर्ड्स थे जिनका डोमेस्टिकेशन करते हैं। सवाल था गुरुजी अगर ये पूछे कि बताओ पोल्ट्री में मोस्टली कौन से बर्ड्स यूज किए जाते हैं, तो बड़ा ही फेमस सवाल है जो कि पूछ पूछ के पूछा हुआ है कि पोल्ट्री में मोस्टली कौन से बर्ड्स यूज किए जाते हैं। तो ध्यान रखना बेटा पोल्ट्री में मोस्टली जो बर्ड यूज किए जाते हैं वो चिकन एंड डक्स। तो हमने बोला जब भी पूछे कि ये वो बर्ड थे जिनको हम पोल्ट्री में क्या करते हैं, यूज, तो मैंने बोला मोस्टली यूज्ड इन पोल्ट्री। पोल्ट्री में मोस्टली अपन चिकन एंड डक्स को यूज करते हैं। चले भैया अपन आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सवाल था सर हमारा एम क्या था? हमारा एम था बेटा किसी भी तरीके से प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना एंड प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करना। इसी के लिए हमने एक प्रोसेस करवाया जिसको अपन बोलते हैं एनिमल ब्रीडिंग। क्या बोलते हैं? एनिमल ब्रीडिंग। सवाल था सर एनिमल ब्रीडिंग में करते क्या है? बेटा एक सुपीरियर फिनोटाइप के मेल की मैटिंग हम करवाते हैं एक सुपीरियर फिनोटाइप की फीमेल से, और उनसे जो प्रोजीनी प्रोड्यूस होगा एग्जैक्टली में वो प्रोजीनी ऐसा था जिसमें दोनों ही पेरेंट के डिजायर्ड कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे, और हम उसी का क्या करते हैं, डोमेस्टिकेशन, क्योंकि वो सुपीरियर फिनोटाइप वाला एनिमल है। तो ध्यान रखना जब भी कोई पूछे कि एनिमल ब्रीडिंग में क्या होता है तो हम कह दें कि एनिमल ब्रीडिंग जो है वो एक कंट्रोल मैटिंग है बिटवीन डिजायर्ड एनिमल्स टू प्रोड्यूस सुपीरियर डोमेस्टिकेटेड एनिमल, जिससे एक सुपीरियर एनिमल प्रोड्यूस किया जाता है और उस सुपीरियर एनिमल का हम क्या करते हैं, डोमेस्टिकेशन। सवाल था गुरुजी ये बताओ कि ये एनिमल ब्रीडिंग हम करते ही क्यों है? हमने बोला कि एनिमल ब्रीडिंग क्यों करवाया, ताकि एक सुपीरियर फिनोटाइप वाला इंडिविजुअल और एनिमल प्रोड्यूस किया जा सके। मान लीजिए हमने सुपीरियर मेल की मैटिंग करवाई सुपीरियर फीमेल से, हमने बोला इनसे जो प्रोजीनी निकल के आया वो ऐसा था, वो एक ऐसी काऊ थी या एक ऐसी बैफेलो थी जो बहुत ज्यादा मिल्क देती थी, उसके मिल्क की न्यूट्रिएंट्स वैल्यू बहुत ज्यादा थी एंड उसमें डिजीज रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा था। एग्जैक्टली में यही वो एनिमल है जो कोई भी पर्सन अपने डेयरी फार्म में रखना चाहेगा, इसी का डोमेस्टिकेशन करना चाहेगा। तो हमने यही कहा कि एनिमल ब्रीडिंग का जब भी कोई पूछे कि बताओ इस एनिमल ब्रीडिंग का एम क्या था, तो हमने बोला इस एनिमल ब्रीडिंग का पहला एम था वो था प्रोडक्टिविटी, उस प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। दूसरा एम क्या था, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को इंप्रूव करना। दूसरा था इंप्रूविंग द डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ द प्रोडक्ट, दैट इज मिल्क जो था उस मिल्क की न्यूट्रिएंट्स वैल्यू को बढ़ाना। अब एनिमल ब्रीडिंग करवाने के लिए हमने क्या काम किया? एनिमल ब्रीडिंग करवाने के लिए हमने यहां पे देखा कि एनिमल ब्रीडिंग करवाने के लिए हमने यहां पे देखा कि एनिमल ब्रीडिंग दो तरीके से करवाई जा सकती थी। मतलब टाइप्स ऑफ एनिमल ब्रीडिंग कितने थे? दो। एक थी इन ब्रीडिंग, एक थी इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग का मतलब होता है एक ही ब्रीड के क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स के बीच मैटिंग। सवाल था सर ब्रीड क्या होता है? बेटा ब्रीड जो है वो एक ही स्पीसीज के मेंबर्स का वो ग्रुप था जिनका साइज, कॉन्फ़िगरेशन एंड
मोस्टली आउटर स्ट्रक्चर कैसी हो, सेम सेम। तो ध्यान रखना, एक ब्रीड के मेंबर एक ही स्पीसीज के मेंबर होते हैं। जैसे अपने पास डॉग्स की अलग अलग ब्रीड्स होती हैं, वो डॉग्स सारे सारे है तो एक ही स्पीसीज के मेंबर। बोलो हाँ कि ना। तो बिल्कुल यही बात है, जब भी बोले इन ब्रीडिंग में क्या होता है, तो इन ब्रीडिंग में ध्यान रखना इसमें क्या होता है, मैटिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड। एक ही ब्रीड के क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स के बीच अगर आप मैटिंग कराओगे तो उसे क्या बोलेंगे, इनब्रीडिंग। क्या बोलेंगे, इनब्रीडिंग। सवाल था सर ब्रीडिंग का दूसरा टाइप कौन सा था, बेटा दूसरे को अपन बोल के चलते आउट ब्रीडिंग। अब ये आउट ब्रीडिंग हम तीन तरीके से करवा सकते हैं। सवाल था सर तीन तरीका कौन सा। पहला तरीका था कि हम एक ही ब्रीड के एनिमल्स के बीच मैटिंग कराए, लेकिन वो एक दूसरे के रिलेटिव नहीं हो, क्लोजली रिलेटिव नहीं हो। अरे हाँ कि ना। तो हमने बोला मैटिंग बिटवीन नॉन रिलेटिव एनिमल्स ऑफ ए ब्रीड। एक ही ब्रीड के नॉन रिलेटिव एनिमल्स के बीच मैटिंग कराया। अगर रिलेटिव के बीच कराया तो उसे क्या बोला, इनब्रीडिंग। अगर नॉन रिलेटिव के बीच कराया तो उसे क्या बोला, आउटब्रीडिंग। दूसरा तरीका क्या था, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि दो अलग अलग ब्रीड के एनिमल्स के बीच मैटिंग करा दे। दो अलग अलग ब्रीड के एनिमल्स के बीच मैटिंग करा दे। ये लीजिए, हमने बोला दूसरा था मैटिंग बिटवीन एनिमल्स ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स। डिफरेंट ब्रीड्स के एनिमल्स के बीच मैटिंग करा दे। ब्रीड अलग अलग है, स्पीसीज तो क्या है, सेम। सवाल था सर तीसरा भी कुछ हो सकता है। हाँ भाई सब, तीसरा भी हो सकता है। इस बार हम दो अलग अलग स्पीसीज के मेंबर्स के बीच मैटिंग करा दे। मतलब तीसरा था मैटिंग बिटवीन एनिमल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। एनिमल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज के बीच क्या करवा दे, मैटिंग करवा दे। तो हमने बोला आउट ब्रीडिंग कितने टाइप की हो सकती है, तीन टाइप की हो सकती है। सवाल था सबसे पहले कहानी शुरू करते हैं किसके बारे में, इनब्रीडिंग के बारे में। इनब्रीडिंग का सीधा मैंने मतलब बताया कि जब एक ही ब्रीड के क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स के बीच लगभग 4 से 6 जनरेशन तक मैटिंग करवाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग। क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग। चले अब सवाल था सर 4 से 6 जनरेशन तक अपन कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग करवाएंगे, उससे कोई नुकसान नहीं होगा? भाई साहब थोड़ा नहीं, बड़ा नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा, देखो क्या नुकसान होगा। अपने पास मान लीजिए ये मेरे पास एक पॉपुलेशन है। ये पॉपुलेशन है किसके बीच, रिलेटिव्स की पॉपुलेशन है, क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स की पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन में ये ए वाली जो एलील है ये हार्मफुल एलील है। हम ये चाहते हैं कि अगली वाली पॉपुलेशन में ये हार्मफुल एलील एक्सप्रेस ना हो। तो हमने क्या काम किया, यहां पे सुपीरियर फिनोटाइप वाले क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स को सेलेक्ट किया और उनके बीच लगातार क्या कराई, मैटिंग कराई, दैट इज इनब्रीडिंग कराई। जब 4 से 6 जनरेशन तक मैं कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग कराता गया तो मैंने क्या देखा कि कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग करवाने से होमोजाइगोसिटी बढ़ी, प्योर लाइन ऑफ कैरेक्टर्स बढ़े, एंड ये हार्मफुल जीन जो मैंने सिलेक्शन प्रोसेस में रिमूव कर दी थी ये अपना कैरेक्टर दोबारा से क्या करने लगी, एक्सप्रेस। दैट इज हार्मफुल जीन जो थी वो एक्सपोज हुई, वो एक्सप्रेस होने लगी। जब ये सारे के सारे काम होने लगे तो इनका प्रभाव क्या पड़ा कि प्रोडक्टिविटी घटने लगी और एनिमल्स की फर्टिलिटी भी कम होने लगी। बेटा ध्यान रखना कि जब कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग कराने से होमोजाइगोसिटी बढ़ती है, प्योर लाइन ऑफ कैरेक्टर्स बढ़ते हैं, हार्मफुल जीन अपने आप को एक्सप्रेस करने लगती है तो एनिमल की प्रोडक्टिविटी घटती है, फर्टिलिटी भी घटती है। इसको बोलते हैं अपन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इसको क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। बोला गुरुजी आप ये बताओ अगर ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो गया तो हमें नुकसान हो गया? बिल्कुल नुकसान हो गया। तभी तो कहते हैं कि आप इनब्रीडिंग, कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग को अवॉइड करो। अब सवाल था सर अगर इस कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग करवाने से ये दिक्कत आई, अगर हमें इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन को कम करना हो तो क्या करें? कम करना हो तो आप इन सेलेक्टेड एनिमल का किसी नॉन रिलेटिव एनिमल ऑफ सेम ब्रीड के साथ क्या करवा दो, मैटिंग करवा दो, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को कम किया जा सकता है। चलूं मैं आगे,
मतलब आप एक बार आउट ब्रीडिंग करवा दो किसी भी सेम स्पीसीज के नॉन रिलेटिव एनिमल के साथ, सेम ब्रीड के नॉन रिलेटिव एनिमल्स के साथ। चलो मैं आगे, ये कहानी थी किसकी? इनब्रीडिंग की। अब हम बात करते हैं आउट ब्रीडिंग की। आउट ब्रीडिंग के कितने टाइप बताए थे? 3। जब एक ही ब्रीड के नॉन रिलेटिव एनिमल्स के बीच क्या करवाऊं? मैटिंग करवाऊं, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं आउट क्रॉसिंग। क्या बोलते हैं? आउट क्रॉसिंग। तो यही तो काम मैंने किया कि एक ही ब्रीड के नॉन रिलेटिव एनिमल्स के बीच क्या करवाई? मैटिंग। सवाल था सर नॉन रिलेटिव किसको बोलोगे? अरे उसको बोलेंगे जिसकी लास्ट 4 से 6 जनरेशन तक कोई कॉमन एंसिस्टर ना हो, कोई कॉमन एंसिस्टर ना हो, उसे बोलेंगे अपन नॉन रिलेटिव। तो जब एक ही ब्रीड के नॉन रिलेटिव एनिमल्स के बीच मैटिंग करवाई जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? आउटक्रॉस। और अभी मैंने बोला था कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को कम करना है तो क्या करवा दो? किसी नॉन रिलेटिव के साथ मैटिंग करवा दो। मतलब एक बार आउटक्रॉस करा दो, और अगर एक बार आउटक्रॉस करवा दिया तो वो एक आउटक्रॉस क्या करेगा? एनसीईआरटी की लाइन है कि वो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को कम कर देगा। चलूं मैं आगे। अब ये जो आउट क्रॉसिंग है, ये ऐसे एनिमल जिनकी प्रोडक्टिविटी, जो मिल्क जो देते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बिलो एवरेज प्रोडक्टिविटी देने वाले एनिमल्स के लिए बेस्ट ब्रीडिंग मेथड है। कौन सा? आउट क्रॉसिंग। दूसरा पैटर्न था, दूसरा था मेरे पास क्रॉस ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग का दूसरा था क्रॉस ब्रीडिंग। इस क्रॉस ब्रीडिंग में दो अलग अलग ब्रीड के एनिमल्स के बीच क्या करवाई जाती है? मैटिंग करवाई जाती है। दो अलग अलग ब्रीड के एनिमल्स के बीच क्या करवाई जाती है? मैटिंग करवाई जाती है। उसे क्या बोलते हैं? क्रॉस ब्रीडिंग। जैसे क्या हुआ? जैसे पंजाब स्टेट में क्या हुआ, उन्होंने ये मैरिनो रैम्स जो कि एक स्पेनिश शीप थी, इसका लिया बेटा मेल, एंड बीकानेरी ईव जो कि एक राजस्थानी शीप थी, इंडियन शीप थी, इसका लिया उसने फीमेल। इन दोनों के बीच मैटिंग करवाई और मैटिंग करवा के एक नई ब्रीड प्रोड्यूस करी जिसको अपन बोलते हैं हिसारडोले। तो बड़ा फेमस सवाल है, पहले नीट में पूछा जा चुका है कि बताओ हिसारडोले सीप जो थी वो किसकी मैटिंग से प्रोड्यूस हुई? आप कहोगे मैरिनो रैम्स एंड बीकानेरी ईव्स। कौन से स्टेट ने करवाई? पंजाब ने करवाई। ये कौन सी ब्रीडिंग का एग्जांपल है? वो कहोगे आउट ब्रीडिंग का। आउट ब्रीडिंग में किसका? क्रॉस ब्रीडिंग का एग्जांपल है। ये जो हिसारडोले थी, इसमें दोनों ही पेरेंट के कैरेक्टर्स क्या थे? प्रेजेंट थे। मतलब ये एक सुपीरियर फिनोटाइप वाली सीप थी। चलूं मैं आगे, नेक्स्ट। तीसरा अपने पास था इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। नाम से ही पता चल रहा है, जब दो अलग अलग स्पीसीज के एनिमल्स के बीच मैटिंग करवाई जाए, और मैटिंग करवाई जाए तो हमने बोला जो एनिमल नया बनेगा उसमें दोनों ही स्पीसीज के एनिमल्स के कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे। इसे ही बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इसका बहुत फेमस एग्जांपल है म्यूल। सवाल था सर ये म्यूल कैसे बनाया गया? बेटा जब हमने फीमेल हॉर्स की मैटिंग करवाई, वो मेल डंकी से करवाई, तो अपने पास क्या बना? म्यूल बना। या अगर हम उल्टा कर दे क्या? मेल हॉर्स की मैटिंग करवा दे फीमेल डंकी से, तो जो बनेगा वो बनेगा हिनी। लेकिन चाहे म्यूल हो वो भी क्या होगा? स्टेराइल। चाहे हिनी हो ये भी क्या होगा? स्टेराइल। ध्यान रखना। तो याद रखना म्यूल एंड हिनी किसके एग्जाम्पल? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल है। जो किसका एग्जाम्पल है? आउट ब्रीडिंग का। चले किसका टाइप है? आउट ब्रीडिंग का। नेक्स्ट, अब अपने पास आता है कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट में हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे। एक बात करेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में, और एक बात करेंगे मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के बारे में, MOET के बारे में। सबसे पहले बोल रहे हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या किया जाता है? आर्टिफिशियली जो सीमन जो था, जो स्पर्म जो था, उसको फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इंजेक्ट किया जाता है, उसे ही बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब सवाल था सर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्यों करते हैं? बेटा उस दो कंडीशन में कर सकते हैं। ये तो पहली बात कि ऐसे एनिमल जिनको नॉर्मल मैटिंग करने में प्रॉब्लम है, उनके लिए टेक्निक यूजफुल है। एंड दूसरा, हाइब्रिड को प्रोड्यूस करने के लिए, हाइब्रिड एनिमल्स के फॉर्मेशन के लिए भी ये टेक्निक यूजफुल है। सवाल था इसमें करते क्या है? बेटा ये हमारे पास डिजायर्ड मेल था जो कि सुपीरियर फिनोटाइप वाला था। इस डिजायर्ड मेल से हम सीमन को कलेक्ट करते हैं। चाहे तो उस सीमन को हम इमीडिएटली यूज कर सकते हैं और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इंजेक्ट कर सकते हैं। अरे हाँ कि ना? लेकिन इंजेक्ट करने वाला एक एक्सपीरियंस पर्सन होना चाहिए, एक एक्सपर्टीज पर्सन होना चाहिए। चाहे तो कोई डॉक्टर हो,
वेटरनरी का या फिर ब्रीडर खुद एक्सपर्टीज है तो वो इंजेक्ट कर सकता है। दूसरा हम क्या काम कर सकते हैं, सीमन को कलेक्ट किया और उसको हम सीमन बैंक में लिक्विड नाइट्रोजन के टेम्परेचर दैट इज -196 डिग्री पर फिक्स 6 डिग्री पर उसको कर लेते स्टोर। अरे हाँ कि ना, कब कि जब बाद में जरूरत होगी तो हम इसे यूज कर लेंगे। और ये जो मेरे पास फ्रोजन जो मेरे पास सीमन था जिसको सीमन बैंक में रख लिया था, ये ट्रांसपोर्टेबल है, मतलब इसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लेके जाया जा सकता है। चले भैया अपन आगे, नेक्स्ट अगली टेक्निक थी मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक, MOET। बेटा MOET का यूज कब करते हैं, जब हमें डिजायर्ड जो एनिमल थे उन डिजायर्ड एनिमल को कम समय में लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करना हो तो MOET का यूज करते हैं। सवाल था सर कैसे? बेटा मान लीजिए मेरे पास ये कोई काऊ है, हमने क्या काम किया, इस काऊ को FSH लाइक हार्मोन के इंजेक्शन दिए। जब FSH लाइक हार्मोन के इंजेक्शन दिए तो नॉर्मली काऊ में एक ही ओवा मैच्योर हो रहा था, लेकिन जो ही FSH के इंजेक्शन दिए तो यहां पे एक ही बार में कई सारे ओवा का मैच्योरेशन हुआ। मतलब इस फीमेल में क्या हुआ, इस फीमेल में हुआ अपने पास सुपर ओव्यूलेशन। लगभग 6 से 8 ओवा जो थे वो ओव्यूलेट हुए। ये 6 से 8 ओवा बने, फिर हमने एक डिजायर्ड मेल से इसकी मैटिंग करवाई, या फिर मैं कहूं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू जो स्पर्म थे वो बॉडी में इंसेमिनेट कर दिए, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इंसेमिनेट कर दिए। अब हुआ क्या, ये 6 से 8 ओवा जो थे इनका स्पर्म के साथ क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन, जिसकी वजह से 6 से 8 क्या बने, जाइगोट। जाइगोट फीमेल की बॉडी में लगातार ग्रोथ कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है तो कितने जाइगोट बने, 6 से 8 जाइगोट बने, 6 से 8 एम्ब्रियो बने। जब 6 से 8 एम्ब्रियो बन गए तो ये एम्ब्रियो जो होते हैं इनको 8 to 32 सेल स्टेज में नॉन सर्जिकली, बिना किसी सर्जरी इस फीमेल काऊ जो थी इसकी बॉडी से बाहर निकाला जाता है। इसलिए एनसीईआरटी लिखती है रिकवर्ड नॉन सर्जिकली, और एक एक एम्ब्रियो को अलग अलग सैरोगेट काउज में इंप्लांट कर दिया जाता है, या मैं कहूं कि इनको सैरोगेट मदर जो थी, सैरोगेट काऊ जो थी उनकी बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो जहां एक काऊ से एक साल में एक काफ मिलता, एक बच्चा मिलता, हमें 6 से 8 बच्चे मिल गए कि नहीं मिल गए एक ही बार में। चलें तो बताओ कम समय में लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस हो गया। इसी में काम आती है कौन, MOET। चलें जी आगे देखिएगा, अगला कंसेप्ट एनसीईआरटी ने दे रखा है, वो दे रखा है बेटा आपसे एपीकल्चर, दैट इज बी कीपिंग। सवाल था सर ये एपीकल्चर होता क्या है? बेटा एपीकल्चर में हम रियरिंग करते हैं, मेंटेन करते हैं किसको, हनी बीज के हाइव को। या मैं कह दूं कि एपीकल्चर में हम रियरिंग करते हैं किसकी, हनी बीज की। और हनी बीज की रियरिंग किसके लिए, हनी बीज से 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, एक मिलता है बी वैक्स एंड दूसरा मिलता है हनी। लेकिन हम मेनली किसको काम में ले रहे हैं, मेन जो हमारे पास था वो था हनी। इसलिए एनसीईआरटी क्या कहती है कि रियरिंग ऑफ हनी बीज फॉर हनीज, तो फॉर प्रोडक्शन ऑफ हनी, तो उसको क्या बोल देंगे, एपीकल्चर। या मैं कह दूं कि रियरिंग ऑफ हनी बीज फॉर प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्स, तो उसको भी क्या बोल देंगे, एपीकल्चर। अब मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ हनी बीज जिसकी रियरिंग अपन करते हैं उसको बोलते हैं एपिस इंडिका। एनसीईआरटी माता ने यही बात बोल रखी। चले अब सवाल था सर अगर हमसे कोई पूछे कि हनी बीज के कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताओ, तो हनी बीज के 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, हनी बीज है वो हाईली कॉलोनियल एंड सोशल एनिमल है। इसका मतलब जब एक हाइव को देखोगे तो एक हाइव में लगभग 40,000 से लेके 60,000, 40,000 से लेके 60,000 तक बीज होती है। तो मैंने कहा बहुत सारी बीज जो होती है वो एक ग्रुप में रहती है। चले इसलिए मैंने बोला हाईली कॉलोनियल है। दूसरी बात, अगर हाइव की एक बी को तुम छेड़ के देखो, बाकी सारी की सारी बीज तुम पे अटैक करेगी कि नहीं करेगी, वो कहेगी हाउ डेयर यू टू टच माय फ्रेंड। अरे बोल दो करेगी कि नहीं करेगी। तो है इसका मतलब कि हनी बीज जो थी वो हनी बीज का ग्रुप कॉलोनी एक ऐसी कॉलोनी है जो हर सिचुएशन में एक दूसरे का साथ देती है, दुख सुख में एक दूसरे का साथ देती है। तो ऐसी कॉलोनी जिसके मेंबर ग्रुप में रहते हैं एंड दुख सुख में एक दूसरे का साथ देते हैं उनको बोलते हैं सोशल एनिमल और सोशल कॉलोनी। चलूं मैं आगे, पहला करेक्टर। दूसरा करेक्टर है पॉलीमॉर्फिक इंसेक्ट्स। हनी बी एक इंसेक्ट है, कैसा है, पॉलीमॉर्फिक। पॉलीमॉर्फिक मतलब उनकी मॉर्फोलॉजी, उनकी बॉडी की मॉर्फोलॉजी, बनावट अलग अलग टाइप की होती है। कितने टाइप की, 3 टाइप की। अगर एक हाइव को देखोगे तो उस हाइव में एक बहुत बड़े साइज की आपको हनी बी दिखाई देगी जिसको बोलते हैं क्वीन। क्वीन जो थी वो हाइव में प्रेजेंट सबसे बड़े साइज की भी है,
पहली बात। और एक हाइव में केवल और केवल एक ही क्वीन होती है, एक ही क्वीन होती है। अगर आप क्वीन को निकाल के देखेंगे तो ये क्वीन जो होती है ये होती है डिप्लॉयड फीमेल। 2n है क्या, 2n फीमेल है, दैट इज ये एक डिप्लॉयड फीमेल है, ये एक डिप्लॉयड फीमेल है। और इस क्वीन का एक ही काम था, हाइव के अंदर रहना। जैसा था, क्वीन हाइव से कभी भी बाहर नहीं निकलती और यही एग देने का काम करती है। तो बताओ एग देती है तो फर्टाइल हुई कि स्टेराइल? आप कहोगे सर इसका मतलब तो ये हुई फर्टाइल। तो जब भी पूछे क्वीन क्या है, आप कहोगे सबसे बड़ी है, एक हाइव में केवल एक होती है, डिप्लॉयड फीमेल है एंड कैसी है, फर्टाइल। दूसरी चीज, दूसरा अपने पास था ड्रोन। सवाल था सर ये ड्रोन क्या था? बेटा एक हाइव को देखोगे तो एक हाइव में लगभग 100 के आसपास ड्रोन होते हैं। इन ड्रोन का साइज जो था वो क्वीन से थोड़ा छोटा होता है, मतलब ये एवरेज साइज के होते हैं। ये ड्रोन जो होते हैं ये अपने पास होते हैं एन। कैसे होते हैं? एन, दैट इज हैप्लॉइड। और ये क्या है? ड्रोन अपने पास हैप्लॉइड मेल है, ये हैप्लॉइड मेल है। ध्यान रखना ड्रोन क्या हैप्लॉइड मेल है। और ये भी होते हैं बच्चे फर्टाइल। ये भी क्या होते हैं अपने पास? ड्रोन भी अपने पास कैसे होते हैं? ड्रोन भी अपने पास क्या होते हैं? फर्टाइल होते हैं। नेक्स्ट, एक हाइव में देखोगे तो तीसरे टाइप की बी दिखाई देगी, उसको अपन बोलते हैं वर्कर्स बी। एग्जैक्टली में एक हाइव में क्वीन कितनी थी? एक। ड्रोन कितने थे? लगभग 100। तो मोस्टली बीज कौन सी है? वर्कर्स। तो जब भी बोले हाइव में सबसे ज्यादा कौन सी? वर्कर्स। कितनी? लगभग 40,000 से 60,000 में, ये तो थोड़ी सी है, ऑलमोस्ट सारी की सारी क्या थी? वर्कर ही थी। अरे हाँ कि ना, इनका साइज सबसे छोटा होता है, इसलिए हमने बोला ये सबसे छोटी सबसे खोटी बीज है। यस कि नो? सवाल था कि बताओ ये मेल है कि फीमेल? बच्चे ध्यान रखना, ये जो मेरे पास है ये अपने पास है डिप्लॉयड फीमेल, ये अपने पास 2n फीमेल है, लेकिन ये सबसे छोटी सबसे खोटी है, लेकिन ये बेचारी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। तो ध्यान रखना वर्कर्स बी जो अपने पास है वो कैसी है? स्टेराइल है। चले, ये हमने बात किया इनका दूसरा करेक्टर, दैट इज पॉलीमॉर्फिक इंसेक्ट। तीसरा था शो गुड डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब एक हाइव में देखोगे तो ये तीनों टाइप की जो बीज है इन्होंने अपना अपना काम बांट रखा है, अपना अपना काम बांट रखा है। मतलब काम का यहां पे क्या है? बंटवारा। बोला सर क्या? बेटा क्वीन ने एक ही काम था, मैं कभी भी हाइव से बाहर नहीं निकलूंगी और मेरा एक ही काम है एग का प्रोडक्शन करना, दैट इज रिप्रोडक्शन करना। चले नेक्स्ट, दूसरा था ड्रोन। ये ड्रोन जो था ये अपने पास एक मेल था। ये मेल क्या कहता है? ये मेल कहता है कि मेरा काम है क्वीन के साथ मैटिंग करना। तो ये काम किसका था? ये काम था ड्रोन का। नेक्स्ट, तीसरी है वर्कर्स। ये बेचारी नन्ही सी जान जिनकी सबसे ज्यादा संख्या है। एग्जैक्टली में सारा कार्यभार जो था वो इन्हीं के ऊपर था। बोला कि हाइव को प्रोटेक्शन कौन करेगा? बोलो वर्कर्स करेगी। बोले हनी का प्रोडक्शन कौन करेगा? बोलो वर्कर्स करेगी। बोलो वैक्स का प्रोडक्शन कौन करेगा? बोलो वर्कर्स करेगी। बोलो बताओ ड्रोन एंड क्वीन को नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करेगा? बोलो वर्कर्स करेगी। बोला फ्लावर का पोलिनेशन करवाएगा, वो कौन करवाएगा? अरे फूलों पे जो जाके बैठेगी वो भी वर्कर्स बैठेगी। तो मैंने कहा ये नन्ही सी जान जिनका साइज सबसे छोटा था, इनके कंधे पे सबसे ज्यादा वजन है। पूरे हाइव को संभाल इन्हीं ने रखा है। ये तो साहबजादे बाहर निकल ही नहीं रहे हैं। चलूं मैं आगे, यहां तक की बात क्लियर है। मतलब यहां पे जाके अपने एपीकल्चर वाले पोर्शन की मोटी मोटी बात कवर हुई। अब सवाल था सर आपने बोला कि हनी बीज की रियरिंग करते वो हनी एंड वैक्स के लिए करते हैं, तो अगर कोई कहे हमसे कि बताओ हनी बीज के प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट अपने पास दो हुए, एक तो हुआ बी वैक्स एंड दूसरा हुआ हनी। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो पूछ के पूछा हुआ है वो पूछेगा बताओ हनी बीज का प्राइमरी प्रोडक्ट कौन सा है? तो ध्यान रखना प्राइमरी प्रोडक्ट कौन सा है? बी वैक्स। वो कहेगा हनी बीज का सेकेंडरी प्रोडक्ट कौन सा है? तो ध्यान रखना सेकेंडरी प्रोडक्ट क्या है? हनी। सवाल था सर ये बी वैक्स कैसे बना? बेटा ये जो बी वैक्स जो था इसका सिक्रीशन भी वर्कर्स बी करती है। एग्जैक्टली में वर्कर्स बी के एब्डोमेन वाले पार्ट पे वैक्स ग्लैंड होती है जिन्हें बोलते हैं एब्डोमिनल ग्लैंड, वहीं से सिक्रीट होता है बी वैक्स। जबकि हनी का फॉर्मेशन कैसी करती है? जब वर्कर्स जो थी वो फ्लावर पे बैठती है तो फ्लावर से लेके आती है नेक्टर, और उस नेक्टर ऑफ फ्लावर से वो प्रोड्यूस करती है, फॉर्मेशन करती है किसका? हनी का। कौन सी? वर्कर्स बी। चले, सवाल था सर ये जो बी वैक्स था इसका क्या काम था? बेटा बी वैक्स जो था इसका कॉस्मेटिक में, पॉलिश में यूज करते हैं। अरे हाँ कि ना? जब भी पूछा हनी का क्या काम था, हनी को फूड में काम में लेते हैं, मेडिसिन की तरह काम में लेते हैं। तो यहां पे जाके एपीकल्चर वाला पोर्शन क्या हुआ? खलास खलास। तो आगे चले, एनसीईआरटी माता ने आगे जो बात कर रखी है वो बात कर रखी है बेटा किसके बारे में? फिशरीज के बारे में। अब यहां पे एनसीईआरटी माता ने तीन अलग अलग टर्म यूज कर रखी है और वो तीनों टर्म ही बड़ी खतरनाक टर्म है। सबसे पहले हम उन तीन टर्म्स के नाम लिखते हैं। पहली टर्म का नाम है फिशरी,
दूसरी टर्म का नाम है पीसी कल्चर एंड तीसरी टर्म का नाम है एक्वा कल्चर। ये तीनों अलग अलग टर्म है, इनके अलग अलग काम है, बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले पूछेगा सर फिशरी क्या है। बेटा फिशरी में हम क्या काम करते हैं, हम रियरिंग, कैचिंग एंड सेलिंग। रियरिंग भी करते हैं, कैचिंग भी करते हैं, मतलब पहले तो पालेंगे, फिर पानी में से पकड़ेंगे और फिर मार्केट में बेचेंगे। तो रियरिंग, कैचिंग, सेलिंग किसकी, एक्वेटिक एनिमल्स की। एक्वेटिक एनिमल्स की मतलब एक्वेटिक एनिमल से मतलब उसमें फिशेज भी आ गए, एक्वेटिक मोलस्क भी आ गए, एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड्स भी आ गए। मतलब ये था कि जब भी कोई फिशरी के बारे में बात करने चले तो ध्यान रखना वो रियरिंग केवल फिशेज की नहीं कर रहा है, वो फिशेज एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स, जिसमें मेरे पास एक्वेटिक मोलस्क, एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड्स वगैरह भी आ गए हैं। तो इसलिए मैंने लिखा कि फिशरी का मतलब है रियरिंग, कैचिंग एंड सेलिंग ऑफ फिशेज एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स लाइक एक्वेटिक मोलस्क, एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड्स एटसेट्रा, उसको क्या बोलेंगे, फिशरी। दूसरी थी पीसी कल्चर। बेटा ये पीसी कल्चर है, यहां पे ध्यान रखना, यहां पे कैचिंग, यहां पे रियरिंग, कैचिंग एंड सेलिंग होती है वो ओनली फिशेज की होती है। ओनली किसकी, फिशेज की। तो जब भी रियरिंग, कैचिंग एंड सेलिंग ओनली फिशेज की हो तो उसे क्या बोलेंगे, पीसी कल्चर। जब फिशेज एंड दूसरे एनिमल्स की हो तो उसे बोलेंगे फिशरी, जब ओनली फिशेज की हो तो पीसी कल्चर, और तीसरा एक्वा कल्चर। जब हम रियरिंग कर रहे हैं वो एनिमल्स के साथ साथ एक्वेटिक प्लांट की भी कर रहे हैं, एनिमल्स के साथ साथ एक्वेटिक प्लांट की भी कर रहे हैं, तो हमने बोला रियरिंग और कल्चर ऑफ बोथ एक्वेटिक एनिमल्स एंड एक्वेटिक प्लांट, तो उसे बोलते हैं एक्वा कल्चर। ये तीनों की तीनों टर्म एनसीईआरटी ने यूज की है, तो तीनों की तीनों टर्म अलग अलग है। जब एक्वेटिक एनिमल्स, फिशेज एंड दूसरे एनिमल शामिल हो तो फिशरी, जब ओनली फिशेज हो तो पीसी कल्चर, जब एक्वेटिक एनिमल एंड एक्वेटिक प्लांट दोनों हो तो उसे बोलते हैं एक्वा कल्चर। फिर एनसीईआरटी माता ने क्या बात करी, एनसीईआरटी माता ने मेनली फोकस किया फिशेज पे, क्योंकि हमारे कोस्टल एरियाज में जो लोग रहते हैं उनका रोजी रोटी चलने का मेन जरिया था कि वो वहां से मछलियां पकड़ के लेके आते हैं, और वो मछलियां जो थी वो उनके रोजी रोटी का मेन जरिया थी। अगर कोई पूछे कि बताओ फ्रेश वाटर एडिबल फिशेज कौन सी है, फ्रेश वाटर में बात करके चले तो कटला, रोहू जिसको बोलते लेबियो एंड कॉमन कार्प, ये अपने पास मोस्ट कॉमन फ्रेश वाटर एडिबल फिशेज है जिनका नाम एनसीईआरटी माता ने लिया है। जब भी पूछे बताओ मरीन वाटर में प्रेजेंट एडिबल फिशेज कौन सी है, बेटा एनसीईआरटी माता ने नाम लिया सैल्मन का, सार्डिन का, पोम्फ्रेट का, मैक्रेल का एंड हिल्सा का। ये वो थी जो कि मरीन वाटर में मिलने वाली एडिबल फिशेज थी। तो ये एग्जांपल याद रखना है, फ्रेश वाटर में कटला, रोहू एंड कॉमन कार्प। जब भी पूछे मरीन वाटर में सैल्मन, सार्डिन, पोम्फ्रेट, मैक्रेल एंड हिल्सा। यस, चले भैया, एनसीईआरटी माता ने केवल यही एग्जांपल लिए हैं और ये याद रखने हैं, और इन तीनों की तीनों टर्म्स को भी अच्छे से याद रखना है। बस यही छोटा सा चैप्टर था जिसके बारे में एनसीईआरटी माता ने बात करी थी। तो यहां तक का पोर्शन हुआ कंप्लीट। आगे मिलेंगे और नए चैप्टर में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।